नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ। अच्छा, एक चीज छूट गई है और सभी और समस्त देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये शुरुआती के जो विनय है या इंट्रोडक्टरी ये भाग है, इंट्रोडक्टरी जो मैंने ये इसका एक हिस्सा है, यही पूरे प्रयास का एक कहने प्रेम्बुल है, प्रस्तावना है, लबे लुबाब है, सारांश है। यदि इतना ही हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम आत्मसात कर ले, इसका प्रचार कर ले, इसके प्रति यदि जागृति पैदा कर ले, तब भी बहुत कुछ कल्याण इस मुल्क का और हमारी आवाम का और आप लोगों का हो जाएगा। तो बाकी तो मैंने उसकी व्याख्याएं हैं, उसको समझाना है, उसका विश्लेषण है, इत्यादि है। लेकिन जो मजमून है, जो उसका सारांश है, वो इन्हीं शुरुआती जो है इंट्रोडक्टरी या परिचयात्मक जो बात कही जाती है, तो वही सारांश है, वही मूल है, वही मजमून है। अपने देश में भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी गंगा जमुनी तहजीब, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम इत्यादि और आपसी सहयोग, आपसी समाज, सभी कुछ भारतीयता आधारित स्थापित करने का एक बहुत बड़ा ये प्रयास है। क्योंकि हमारे देश का जो इसमें सबसे बड़ा शत्रु है वो है बिखराव। हम भारतीय होते हुए भी, एक होते हुए भी जो है वो बिखराव के शिकार हैं। बिखराव के शिकार हम नहीं कहते कि बस इसी समय हैं या सन 47 के बाद से ही हैं। बिखराव पहले भी था और जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे जो सनातन पंथ है, तो उसकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, सनातन पंथ का यदि ठीक से अनुसरण किया गया होता सनातन पंथ के समाज में, तो वो विश्व का सबसे आदर्श समाज होता। लेकिन जितना आदर्श में वो सनातन पंथ है,
उसके ठेकेदारों ने और उसमें जो सामंतशाही ताकतों ने, संभ्रांतवादियों ने इस तरह से व्यवस्था दिया, उन्हीं ने जो है वर्ण व्यवस्था दिया, उन्हीं ने जो है वो फिर जातिवादी व्यवस्था में उसको तब्दील किया। और उन्होंने ही जो है हमारे सनातन पंथ के समाज के एक तबके को शूद्र बोल करके हजारों साल तक उनका शोषण किया और उनका हर तरह से उनको चोटें दी, उनको घाव दिए और उनका राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कभी इज्जत का शोषण किया। वो सामंतशाही तबका, वो ठेकेदार तबका आज भी उस गलती को मानता नहीं है। और आज पिछले दरवाजे से जो है वही जो है हिंदू राष्ट्र की रट लगाता है। और उसके जवाब में कुछ और भी कट्टरवादी तत्व दूसरे पंथों के, वो इस्लामिक स्टेट, गजवाए हिंद या दारुल इस्लाम की आवाज उठाते हैं। ये सारी खतरनाक आवाजें हैं, सारी खतरनाक संकेत हैं। इस मुल्क के परिप्रेक्ष्य में इनको अविलंब सख्ती से कुचलने की आवश्यकता है, चाहे हिंदू राष्ट्र की हो, चाहे वो दारुल इस्लाम की हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट की हो। भारत में सौभाग्य की बात है, भारत का एक संविधान बनाया गया है। इसी संविधान के आधार पर इस देश को ले चलना है, भारत राष्ट्र के रूप में इसको विकसित करना है, भारत राष्ट्र के रूप में इसको मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग की प्रवृत्तियों को दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद की मांग और प्रवृत्तियों को, इस्लामिक स्टेट की मांग और प्रवृत्तियों को हमारे देश की आवाम, हमारे भारत की आदरणीय भारतीय आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर इसको अविलंब कुचलने की चेष्टा करें। ये भारतीय वामता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से और अपने आदरणीय भारतीय आवाम से विनम्र निवेदन है कि किसी भी आवाज को, हिंदू राष्ट्र की आवाज को, चाहे दारुल इस्लाम की आवाज को, चाहे गजवाए हिंद की आवाज को, चाहे इस्लामिक स्टेट की आवाज को, इस तरह से किसी भी आवाज को अविलंब सख्ती से कुचलने की आवश्यकता है। यह राष्ट्र, ये अपना मुल्क भारतवर्ष है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने को हिंदू कहना बिल्कुल तत्काल छोड़िए, अपने को मुसलमान कहना भी तत्काल छोड़िए। और भी ये प्रवृत्तियां, अपने को ठाकुर ब्राह्मण के रूप में अभिमान करना, स्वाभिमान करना, इस प्रवृत्ति को भी छोड़िए। हम सिर्फ भारतीय हैं। जो सिख हमारे अमर शहीदों ने, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया, और वो अमर शहीद हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद तात्या टोपे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि ने जो अपनी कुर्बानी शहादत दी इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, ये उनका ही संदेश है कि हम सभी एक हैं और हम सभी भारतीय हैं। और इसके बाद संविधान भी बना, वो भी ये हमको निर्देश देता है कि हम भारत के लोग हैं, भारत और भारतीय हैं और भारतीय नागरिक हैं।
इसके अलावा जो ये सिखाते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व है, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने पर गर्व है, हम सिख हैं, हम सिख होने पर गर्व है, हम ईसाई हैं, ईसाई होने पर गर्व है, हम ठाकुर क्षत्रिय और राजपूत हैं, हमको राजपूत होने पर गर्व है, हमको ब्राह्मण होने पर गर्व है, हमको यादव होने पर गर्व है, हमको वैश्य होने पर गर्व है, हमको तमिल होने पर गर्व है, हमको कन्नड़ होने पर गर्व है, हमको मलयालम होने पर गर्व है, और गुजरात गर्वी और हमको मराठी होने पर गर्व है, हमको उड़िया होने पर गर्व है, हमको पंजाबी होने पर गर्व है, हमको बांग्ला या असमिया होने पर गर्व है। इस सारी प्रवृत्तियों को अविलंब कुचलना होगा, बिल्कुल कुचलना होगा। देश में भारतीय एकता की खातिर तो देश बड़े बिखराव से गुजर रहा है, और जो विचित्र और दुख की बात है कि जो ये ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में इसी बिखराव पर राजनीति कर रही हैं। वो राजनीति क्या है? वो घटिया किस्म की राजनीति नहीं है, वो घटिया किस्म की स्वार्थ नीति है। देखिए, आप सुनते होंगे और हमसे भी लोग कहते हैं कि भाई आप राजनीति में उतरे हैं, तो अब राजनीति में उतरे हैं तो आपको भी उसी रंग में रंग जाना होगा। तो मैं उनको संक्षेप में यही जवाब देता हूं कि ये राजनीति नहीं है, ये हमारे जो भोले भाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनसे छल कपट करने वाला ये घटिया किस्म की स्वार्थ नीति है। और आपस में जो इस तरह की जो शक्तियां हैं राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति की दौड़ में एक दूसरे को जो पटखनी देती हैं तिकड़म से, उसको भी ये सब राजनीति बोलते हैं। घटिया किस्म की स्वार्थ नीति, स्वार्थ का जो कुचक्र चलाते हैं उसको सब राजनीति बोलते हैं। आप सुनते होंगे भाई, अरे इसमें राजनीति हो रही है। राजनीति मतलब कि घटिया किस्म का स्वार्थ, घटिया किस्म के व्यक्तिगत स्वार्थ का कुचक्र चलाया जा रहा है। तो ये न बोल करके उसको नाम देते हैं कि राजनीति हो रही है। तो देश की सभी बुराइयों का जो समुच्चय है वही जो है राजनीति का इन सबों ने नाम दे दिया है। तो हमने बताया कि भाई ये इस तरह की राजनीति नहीं करनी है। इससे बेहतर है कि मैं राष्ट्रनीति करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं और इस मैदान में उतरा हूं। राष्ट्रनीति जो कि इन बुराइयों से बिल्कुल दूर परे। तो ये सब राजनीति, तो ये विघटनकारी ताकतें जो है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस तो पहले से विघटनकारी भी है और इस देश के दुश्मन और गद्दार भी है, और उसी के समकक्ष ये कम्युनिस्ट वाले भी हैं। और बाकी जो छुटभइये हैं, मतलब कि लोकल सैट्रैप्स या रीजनल सैट्रैप्स या स्थानीय छत्र, जैसे ये आम आदमी पार्टी या उसका केजरीवाल, ये समाजवादी पार्टी और उसका जो है अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी और उसकी मायावती, राष्ट्रीय जनता दल उसका लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव आदि, और तृणमूल कांग्रेस और उसकी ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उसका शरद पवार, शिवसेना उसका उद्धव ठाकरे इत्यादि, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी उसका ये वो कौन है, चंद्रबाबू नायडू, और वाई राजशेखर रेड्डी कांग्रेस और उसका जगनमोहन रेड्डी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उसका जो है एमके स्टालिन, ऑल इंडिया AIADMK या
अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक और उसके जो है उसमें तो यानी कई धड़े हो गए हैं, पनीर सेल्वम हो गए हैं इत्यादि, और जो बीजेडी, अकाली इत्यादि, ये सभी जो है इन्हीं जो है इसी, और खास करके जो ये कांग्रेस, तो भारतीय जनता दल तो इसको कांग्रेस कहता भी नहीं, चूंकि जो इसका डीएनए है, जो इसका चाल चेहरा है, उसके लिए जो उपयुक्त संबोधन हो सकता है वही संबोधन इस कांग्रेस के लिए कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस। तो इस संगठन का जो असली उपयुक्त और उचित माकूल शब्दावली होनी चाहिए, और जिसके लिए भारतीय जनता दल निरंतर यही संबोधन करता है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस। और हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी उसको भूल से, भ्रम से और गलती से उसको कांग्रेस कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको कांग्रेस कहना छोड़ें और इसको जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस ही कहें। हालांकि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस कभी कभी बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, और ये देखा भी गया है कि ये प्रेम शुक्ला कभी कभी कहता है। तो कभी कभी से बीजेपी तो जो विरोध है कांग्रेस से, बिल्कुल दिखावटी और देश को छलने वाला और मैंने देश को धोखा देने वाला ये विरोध है बीजेपी का कांग्रेस के साथ। इसी यथार्थ को हमारे सभी भारतीय भाई बहन और खास करके जो इस बीजेपी के समर्थक हैं उनकी आंख खोलने के लिए जरूरी है कि इनकी वास्तविकता क्या है। अब देखिए, भारतीय जनता दल यह तथ्य अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष निरंतर रख रहा है, इस सीमित संसाधन यूट्यूब के, सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से, कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रवाद के नाम पर, और इसका राष्ट्रवाद बहुत ही छद्म और धोखा देने वाला है, ये लोगों से एक भावनात्मक यानी शोषण करके कि ये राष्ट्रवाद चलाती है, देशभक्ति चलाती है और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाती है, ये बोल करके, ये मुखौटा पहन करके हमारे भारतीय भाई बहनों जो कि इस देश से अनन्य प्रेम करते हैं और देशभक्ति पर कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं और राष्ट्रवाद पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ऐसे हमारे भारतीय भाई बहनों का ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शोषण कर रही है, क्योंकि उसका यथार्थ है कि यह राष्ट्रवाद के नाम पर देश के दुश्मनों को पाल के रखना, ये जो जीएनपीसी यानी कांग्रेस का जब से इसका जन्म हुआ और अब तक बिल्कुल शुद्ध रूप में राष्ट्रद्रोह है। और उसके जितने भी नेता रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और खास करके जवाहरलाल नेहरू, उनकी इस देश के खिलाफ गद्दारियों की लंबी फहरिस्तें हैं, जिनको जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, जिनको जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, जीएनपीसी के चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, जीएनपीसी के चाटुकार मीडिया का गिरोह, जीएनपीसी के चाटुकार पत्रकारों का गिरोह, इनके सभी भारत के खिलाफ गद्दारियों
की करतूतों को छिपाना और इसी भारत विरोधी जो ताकत है, और आप समझते होंगे कि भाई अंग्रेज तो गए, उस अंग्रेजों से खतरनाक, उससे भी खतरनाक जो है ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस नाम की या जेएनपीसी नाम की, उससे भी खतरनाक एक खतरनाक औपनिवेशिक ताकत है भारत के लिए। तो उसके इस चरित्र को और भारत के खिलाफ जो है गद्दारी के करतूतों को छिपा करके उसके पक्ष में एक झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण खड़ा करना, किसके द्वारा? उसी जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार गिरोह, उसी जेएनपीसी के चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, उसी जेएनपीसी के चाटुकार पत्रकारों का गिरोह, और उसी जेएनपीसी के चाटुकार जो है वो मीडिया का गिरोह। ये पूरे गिरोह को लोग जो है लुटियन गिरोह भी कहते हैं, और मोदी महोदय इसको कभी कभी खान मार्केट गिरोह भी कहते हैं। तो मोदी महोदय भले इसको खान मार्केट गिरोह कहें या हमारी आवाम जो है इसको लुटियन गिरोह कहे, यह देश की बड़ी खतरनाक गिरोह है। लेकिन इस गिरोह को पालने वाले ये झूठे राष्ट्रवादी मोदी महोदय हैं। इस जेएनपीसी को के पापों को धुलने वाले और उसकी रक्षा करने वाले, उसको पालने वाले मोदी महोदय हैं, और उनकी जो है ये बीजेपी है। सिर्फ जेएनपीसी नहीं बल्कि ये कम्युनिस्टों को भी, और जितने भी और लोकल छत्रप के नाम पर, खास करके जो ये आम आदमी पार्टी है, वह इसी जेएनपीसी का एक अवतार है, उसका एक सेकंड इनकार्नेशन है। और जिस प्रकार जेएनपीसी इस मुल्क के लिए खतरनाक है, भारतद्रोही है, इस आम आदमी पार्टी भी इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लोगों ने देखा होगा कि इस केजरीवाल के खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध निकले हैं, और एक बार इसने वक्तव्य भी दिया था इस केजरीवाल ने कि या तो मैं पंजाब का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो पंजाब का प्रधानमंत्री तभी संभव है जबकि पंजाब को खालिस्तानी आतंकवादियों के बूते भारत से अलग कर दिया जाए। इतनी खतरनाक मंसूबा पाले हुए है ये केजरीवाल, और ये वही केजरीवाल है हमारे खास करके दिल्ली और पंजाब के जो भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से पहचाने कि जिस गद्दार कन्हैया कुमार ने जेएनयू जैसे मूर्धन्य शिक्षण संस्थान के प्रांगण से ये खतरनाक भारत विरोधी नारा लगाया और लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस कन्हैया कुमार का ये समर्थक है ये केजरीवाल। तो हमारे दिल्ली के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं वो इस विषय में अपनी जागरूकता को ठीक कर लें, अपने दृष्टिकोण को भी ठीक कर लें कि ये बहुत खतरनाक गद्दार है ये केजरीवाल। और यही नहीं, इसी केजरीवाल ने अपने दो गद्दारों वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से कश्मीर मुद्दे पर वह देश विरोधी खतरनाक वक्तव्य दिलवाया जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने जमाने में दिया था। अब चूंकि नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियों का यदि वर्णन होगा तो विषय यह भटक जाएगा, लेकिन नमूने के तौर पर ये नेहरू जो है जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत संघ में जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय करवाया था, वो विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो गया था 1947 में ही।
और उस पूर्ण और अंतिम विलय होने के कारण वो भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। उस कश्मीर को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के हवाले करने की बराबर साजिशें करता रहा। ये हमारे देश के लोग अच्छी तरह से जाने। ये जो तथ्य मैं बता रहा हूं, सारे तथ्य जो है ये बीजेपी छुपाती है, बीजेपी के प्रवक्ता वो छुपाते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है भारत में अंतिम पूर्ण रूप से करवा दिया था, उसी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने की पूरी साजिश किया। और इसके पहले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने, पाकिस्तान तो खुद यानी गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की यानी जो भारत विभाजन करके सत्ता हथियाने की का जो पाप है, उसी का प्रतिफल है ये पाकिस्तान का मानना। और फिर उसी पाकिस्तान को के हवाले ये कर रहा था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और उसकी एक लंबी कहानी है। जब वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया, बहुत प्रयास किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया, दोनों यानी जो भारत का अभिन्न अंग है उस मसले को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। और हमारी जीतती हुई भारतीय सेना पर इसने एक तरफा युद्ध विराम भी थोपा। ये कौन? ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री की क्षमता में, जरा देखे ना इसको। तो जब ये सारे प्रयास करके थक गया, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने में, तब उसने अंतिम उपाय सोचा और उसने एक भारत विरोधी वक्तव्य दिया। क्या दिया कि भारत के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइड के द्वारा करेंगे। बहुत ही खतरनाक दिया। और खतरनाक उसके मन में मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था, उसका मंसूबा ये था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुसंख्या है, उनकी मेजॉरिटी है। इसलिए उनको पाकिस्तान के पक्ष में बहला करके, फुसला करके, बरगला करके पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है। यह खतरनाक मंसूबा था उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मन में, ये मंशा थी। और उसी मंशा के से वो प्रेरित होकर के वो वक्तव्य दिया। अंत में हार करके, जब किस प्रयास में हार करके, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने के प्रयास में हार करके ये वक्तव्य दिया उसने कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइड के द्वारा करेंगे। तो खैर बात संभली और आज तक जो है वो जनमत संग्रह की बात वो बराबर रखता है पाकिस्तान। वो कहता है कि आप अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वादे को याद करिए। अब वो प्रधानमंत्री था कि किस देश का गद्दार था, लोग समझेंगे तब ना। तो वो वक्तव्य दिया। लेकिन ये चीज समझने की आवश्यकता है कि जो मंसूबा उसके मन में पल रहा था, जिसको कि वो किन्हीं कारणों से वो कह नहीं पा रहा था कि माने जो जम्मू कश्मीर में उसके मन में मंसूबा तो यही था ना खतरनाक, कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुसंख्या है, उनकी मेजॉरिटी, उनका बाहुल्य है। तो इस आधार पर उनको पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह ला करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। और किस जम्मू कश्मीर को, जो कि जिसका कि विलय भारत में अंतिम अपूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, और जिसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के हवाले करने के सारी गद्दारी के प्रयास में असफल हुआ। और तो उसको अंतिम एक अस्त्र के रूप में ये वक्तव्य दिया
और उसकी मंशा यही थी कि मेजॉरिटी तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है, उनको बरगला करके उसमें वो कामयाब हो सकता है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने में। लेकिन वो कहा नहीं इस चीज को, बस इतना ही कहकर रुक गया कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता जन संग्रह के द्वारा करेगी। लेकिन ये गद्दार केजरीवाल अपने दो गद्दारों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के द्वारा जो गद्दारी का मंसूबा वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू नहीं उसको सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका, उसको ये गद्दार केजरीवाल इन दोनों से वो भी कहलवा करके गद्दारी यानी देश के खिलाफ गद्दारी का जवाहरलाल नेहरू से भी आगे, मतलब कि देश के खिलाफ मैंने देश विरोधी या गद्दारी करने का ये पाप किया ये केजरीवाल ने अपने इन दो गद्दारों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के द्वारा। और क्या कहलवाया, पहले तो ये कहलवाया कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह किया जाना चाहिए। और ये जो भाग जो मैं बता रहा हूं, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू कहना चाहता था, उसके मन में तो यही था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो कह नहीं पा रहा था। और उसी को ये गद्दार केजरीवाल अपने दो गद्दारों से उसको भी कहलवा लिया। क्या, यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। इस स्तर का गद्दार है ये केजरीवाल। हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन सब बात छोड़ करके उसका मुफ्त बिजली मुफ्त पानी उसके झूठ में के जाल जंजाल से बाहर निकलकर इसको गद्दार समझें। लेकिन देश की व्यथा यह है, ये बीजेपी वाले केजरीवाल को गद्दार के रूप में पेश न करके उसको अपनी आवाम को समझा न करके शराब घोटाले के शराब के ठेके में घोटाले पर उसको लोगों का ध्यान भटकाए हुए हैं। हमारे दिल्ली की आवाम, हमारे जो है वो पंजाब की आवाम, यदि इस विषय में जागृति होती कि यह देश का गद्दार है तो फैसला कुछ और होता। तो शायद हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय आवाम और हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय आवाम इस केजरीवाल को वोट तो देना तो बहुत दूर की कौड़ी, इसको लात मार करके जो है देश के बाहर करते हैं। गद्दारों के लिए यह मुल्क नहीं है। दुर्भाग्य है कि इन गद्दारों को वोट मिल रहा है। कितने दुख की बात। तो ये केजरीवाल या उसकी पार्टी जो है इसी जेएनपीसी का एक अवतार है, इनकारनेशन है। और यही चेहरा जो है अन्य जो है स्थानीय दलों का है, स्थानीय पार्टियों का है। और बीजेपी का तो हिसाब ही दूसरा है। देखिए केजरीवाल को किस तरह से ये बचाते हैं बीजेपी वाले। एक देश के गद्दार को कहते हैं कि ये शराब घोटाले का दोषी है। इनको शराब घोटाले में सबसे बड़ा दोष दिखता है। इन बीजेपी वालों को देखिए ना, ये राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है, जेएनपीसी कितनी बड़ी गद्दार है। उसको बीजेपी वाले मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी कहते हैं आपने नेहरू टाइटल क्यों नहीं लगाया, आप गांधी टाइटल क्यों लगाते हैं। फिर बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये पार्टी राष्ट्रवाद, ये परिवारवाद चलाती है। बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि देश के खिलाफ गद्दारी बड़ा पाप है क्योंकि परिवारवाद पाप है। इन बीजेपी वालों से स्पष्ट रूप से पूछा जाना चाहिए। हमारी आवाम, आदरणीय आवाम जरूर पूछे कि पहले आप ये बताइए कि परिवारवाद देश के खिलाफ अपराध है कि देश के खिलाफ गद्दारी जो है वो बड़ा अपराध है। तो बड़े अपराध को ये छिपाते हैं। राहुल गांधी के बड़े जो गद्दारियों को छिपाते हैं। लोग सवाल करते होंगे कि आखिर ये बीजेपी जो है राष्ट्रवाद का नाम लेती है,
भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम लेती है जैसे, लेकिन यह इस जीएनपीसी को या जीएनपीसी के राहुल गांधी हुआ, चाहे इंदिरा गांधी हुआ या राजीव गांधी इत्यादि या नेहरू को बचाती क्यों है? हमारे देश की आवाम इसकी जड़ जरा देखे। ये बीजेपी की जड़ क्या है? जनसंघ। और जनसंघ के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और लोग ये जान लें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे ये। तो क्यों नहीं ये बीजेपी के लोग उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उसकी संतानों को किसी न किसी रूप में ये बचाते रहे? और एक आध नेता हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, कि जो कि इस जेएनपीसी को पहचान गए और उसको जड़ से उखाड़ने की जो है वो इस प्रयास में थे। जैसे कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिल्कुल सच्चे राष्ट्रवादी थे और उनकी जो मुहिम चली थी, खास करके हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि जो अंत्योदय की जो परिकल्पना है कि समाज में जो प्रगति है, समाज को जो राहत देने के जो कार्यक्रम हैं, उसका पैमाना है कि जो सामाजिक सीढ़ी का जो अंतिम व्यक्ति है, सामाजिक सीढ़ी पर बैठा हुआ जो अंतिम समाज का अंतिम व्यक्ति है, सबसे विपन्न जो अंतिम व्यक्ति है, तो यदि उसके उदय की बात होती है, उसके कल्याण की बात होती है, वह अंत्योदय है। तो अंत्योदय की परिकल्पना देने वाले हमारे वही महान राष्ट्रवादी नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या इसी इंदिरा गांधी ने साजिश के तहत करवा करके उनके शव को मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाई थी अपमानजनक ढंग से। उसमें यही नेता था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ इंदिरा गांधी बेनकाब न हो, अपने ही नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की मांग तक नहीं किया इसने। और मैंने तो ये सुना है कि कांग्रेस वाले, कांग्रेस के जो सिपा सालारों से मैंने सुना है, चूंकि इंदिरा गांधी के सर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का आरोप किसी और के मत्थे मरने के लिए, टालने के लिए इन जीएनपीसी के सिपा सालारों के मुंह से ये सुना गया है कि वाजपेयी ने ही जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवा दी। तो भारतीय जनता दल इसमें तो विश्वास नहीं करता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ हो सकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने इतने कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की मांग उसमें क्यों नहीं की? और बिल्कुल स्पष्ट है, सिर्फ गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। तो इस प्रकार बीजेपी के चरित्र को समझने, अच्छी तरह समझने की जरूरत है। इनके झूठे राष्ट्रवाद के चक्कर में नहीं आना है। और मैं बता दूं कि यह इस तरह की जागृति जो है बीजेपी के जो समर्थकों, बीजेपी के जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में इस तरह की जागृति हो रही है, जो देश के लिए एक शुभ संकेत है। कुछ लोग इस विषय में ये जानना चाहेंगे कि वाजपेयी कैसे जो है जीएनपीसी के नेताओं, अरे वाजपेयी को बराबर आप सुनते होंगे उस गद्दार नेहरू की तारीफ करते हुए। कई बार सुधांशु त्रिवेदी भी बोलता है कि वाजपेयी जो है बहुत तारीफ करते थे उस नेहरू की, और नेहरू भी कहता था इस वाजपेयी को तुम एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनोगे। तो दोनों में काफी साठगांठ थी अटल बिहारी वाजपेयी में और उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू में। और इन बीजेपी वाले से पूछ लीजिए ना
नेहरू को गद्दार नहीं कहेंगे। जिसने इस मुल्क के साथ क्या क्या गद्दारियां की, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ क्या क्या गद्दारियां की, उसकी लंबी फहरिस्त है। और किस तरह से ये दबा के रखे मैंने एनपीसी वालों ने हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को, भगत सिंह को। यह भी एक बिल्कुल क्या कहते हैं कि यानी घूरता हुआ कड़वा सत्य है। और बीजेपी वालों को देखिए ना कि जिस देश में हर जगह जो है इन गद्दारों का नाम है, हर जगह नेहरू गांधी, कहीं कहीं इंदिरा का, कभी राजीव का, तो और इन सबों ने जो है हमारे भगत सिंह का, अशफाकुल्ला का, चंद्रशेखर आजाद का, हमारे सुभाष चंद्र बोस का कहीं नाम नहीं है। इक्का दुक्का दिखाने के लिए कहीं कहीं होगा। तो किस तरह से ये मोदी महोदय ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को अपमानित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है वो आयरन स्टैचू माने लौह स्तंभ, विश्व के सबसे ऊंचे, जो कि शायद आनंद में है या खेड़ा जिले में है, तो यदि भी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है उनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बीजेपी वालों और मोदी महोदय जान लो कि उससे भी ऊंची होने की आवश्यकता है। लेकिन इन मोदी महोदय ने क्या कैसे अपमानित किया हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, कि उनकी महज 7-8 फीट की मूर्ति जो है इंडिया गेट के नीचे, जहां पर मूर्ति लगी हुई थी हमारे दुश्मन जॉर्ज पंचम की, उसकी जगह मूर्ति उन्होंने लगवाया। और वो सलाम कर रहे हैं जॉर्ज पंचम को सलाम। ये मोदी महोदय वो जॉर्ज पंचम को सलाम करवा रहे हैं। इस तरह से अपमानित कर रहे हैं मोदी महोदय हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और उसको बीजेपी वाले कर रहे हैं कि मोदी महोदय ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित किया। इस तरह का ये घटिया, अब हम क्या कहें, करतूत चल रही है मोदी महोदय के और बीजेपी वालों के द्वारा। ये सुनने में आ रहा है कि कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अरे मोदी महोदय जरा जो 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 यूट्यूब वाले सर हैं, जरा इनको संभालिए, फलाने ढिकाने। कोई एक देखिए जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और खासकर जो जमीन से जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी, अब इस बात को धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि इस बीजेपी ने हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को राष्ट्रवाद के नाम पर छला है और अभी भी छल रही है। लेकिन अभी भी कुछ अंधभक्त पड़े हुए हैं, मोदी अंधभक्त। तो एक मोदी अंधभक्त को यह कहते हुए सुना गया कि यह यूट्यूब वाले सर ये कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हैं और क्यों ये मैंने यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बीजेपी जो है इस कांग्रेस, इस गद्दार का कांग्रेस को बचा रही है। अरे वो मोदी भक्त कह रहा था, या वो मोदी भक्त यह कहते हुए देखा गया था कि यह मामला तो हमारे और कांग्रेस के बीच का है। बहुत सही, ये मामला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है और वो मामला बहुत खतरनाक मामला है। और कोई भी जो सार्वजनिक जीवन में है वह मामला व्यक्तिगत नहीं हो सकता, सब मामला जो है जनता का है, देश का है। तो वही मामला तो जानना है और उसी मामले की तो जानकारी दे रहा है भारतीय अवाम ताकत दल अपने अवाम को, अपने आदरणीय अवाम को, कि वो जो मामला है बड़ा खतरनाक है। क्या मामला है? इस गद्दार जेएनपीसी को बचाने का जो षड्यंत्र है बीजेपी के द्वारा। तो आ जाइए उस क्रम में कि ये वाजपेयी महोदय अपने ही नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हत्या की जांच की मांग इसलिए नहीं करते कि वो गद्दार इंदिरा गांधी बेनकाब न हो जाए। और
सन 84 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी और प्रधानमंत्री बनने की बात थी, जीएनपीसी के नेता बड़े आशोपेश में थे, बड़े कश्मकश में थे, दुविधा में थे। क्यों? कि उसमें वरीयता बनती थी प्रणब मुखर्जी की, वो सबसे सीनियर मोस्ट थे, लेकिन उनको बनाना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे फिर कोई वो नेहरू खानदान का ही बने, और लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी वो बिल्कुल धड़ल्ले से बोला कि इन जीएनपीसी वालों को पूरा उकसाया, धड़ल्ले से बोला कि देखते क्या हो, राजीव गांधी को बना दो। तो राजीव गांधी को, जिसको कि बनाने में जीएनपीसी के नेता हिचक रहे थे, पूरी हिम्मत दिलाया यही अटल बिहारी वाजपेयी, यानी उन कांग्रेसियों को। और कौन? राजीव गांधी, जो कि एक पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा था, सीधे देश का प्रधानमंत्री बनवाया। किसने बनवाया? इसी अटल बिहारी वाजपेयी ने। और देश को याद होगा कि जो बोफोर्स की लूट हुई थी, हालांकि बोफोर्स की लूट के बाद जो है, यानी इसका जो है बैंक अकाउंट के विषय में भी खुलासे आए थे इस गद्दार राजीव गांधी के। और शायद 1990 में के आसपास जो है, शायद उसकी मृत्यु के आसपास या बाद में जो भी है, $1.3 बिलियन का काला धन इसके नाम से जमा था स्विस बैंक अकाउंट में। फिर उसके बाद वारिस हो गए ये उस काला धन के वारिस कौन हो गए? सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो गए। तो जो बोफोर्स की जो लूट थी, उस जो लूट या भ्रष्टाचार था, उसमेमें राजीव गांधी को बचाने के लिए ये अटल बिहारी वाजपेयी जब 6 साल तक प्रधानमंत्री था, 1998 से लेकर 2004 तक, इस अटल बिहारी वाजपेयी को और उसकी सरकार को अच्छी तरह मालूम था कि उस बोफोर्स लूट का जो किंग पिन है, कोत्रोची, इटालियन कोत्रोची, वह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में है। वह बड़े आराम से उसको प्रत्यार्पित माने वो उसको एक्स्ट्राडाइट करवा सकता था, देश में ला सकता था ये अटल बिहारी वाजपेयी या उसकी सरकार। लेकिन वो जानने के बाद भी जानबूझ करके उस बोफोर्स लूट के किंग पिन कोत्रोची को भारत वो अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए नहीं लाया ताकि जो राजीव गांधी है, जिसने बोफोर्स की लूट मचाई, वो बेनकाब न हो जाए। तो सिर्फ राजीव गांधी को बचाने के लिए ही ये अटल बिहारी वाजपेयी, जानते हुए कि बोफोर्स लूट का किंग पिन कोत्रोची को मैंने अर्जेंटीना से भारत नहीं लाया। तो इस कदर का ये सब बचाने वाले हैं बीजेपी वाले जो है जीएनपीसी के नेताओं को। हमारे देश के लोग इनके राष्ट्रवाद की असलियत को समझें। इनके राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश की सबसे बड़ी अभिशाप, सबसे बड़ी दुश्मन, सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ा औपनिवेशिक ताकत जीएनपीसी की रक्षा करना। ये बीजेपी के राष्ट्रवाद की असलियत है। और इस असलियत को हर एक भारतीय भाई बहन, हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय आवाम को समझना बहुत जरूरी है। और आगे भी हम बताएंगे, ये जागृति तो हमारे आवाम में होनी चाहिए कि ये बीजेपी जो है इसकी जीएनपीसी की रक्षा कर रही है। लेकिन अभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में ये मानसिकता जो है जा नहीं रही है। वो सिर्फ विरोध कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस का। इस कांग्रेस को इस देश का खतरनाक संगठन नहीं मान रहे हैं। तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में ये जो है इस तरह का एक मानसिक जहर
वो पला हुआ है कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ आरएसएस और बीजेपी है। आरएसएस बीजेपी की गद्दारी बस यही है कि इस गद्दार जेएनपीसी की रक्षा कर रही है, लेकिन गद्दारी करने वाला जेएनपीसी है। तो एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन थे, हालांकि ये कहने में कितना मर्यादा का पालन हो रहा है, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि एक कोई बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो यानी बीजेपी के द्वारा और कांग्रेसियों के द्वारा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति उनका जो रवैया है, उसी पर वो समझा रहे थे। वो काफ़ी ज्ञानवान थे, हालांकि उनका नाम लेना उचित नहीं है। तो ज्ञानवान थे, तो हमारे खास करके आदरणीय जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जरा गौर से जरा उसको सुने, गौर से देखें कि वो जो व्यक्ति थे, जो इंसान थे या भारतीय भाई थे, जो कि बीजेपी वालों के द्वारा और इस कांग्रेस के द्वारा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति रवैया क्या है, बर्ताव क्या है, उसी की एक समीक्षा दे रहे थे, उसी को कुछ सारा बता रहे थे। कह रहे थे कि भाई हमारे इस्लाम आस्था बने मुसलमानों के लिए, मतलब वैसे वो तो मुसलमान कह रहे थे, लेकिन मतलब जो है भारतीय जनता दल उनको मुसलमान कहना उचित नहीं मानता है। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति जो इन कांग्रेसियों का, बीजेपी वालों का रवैया को यह समझना है, वो बता रहे थे, ये उसी प्रकार है कि जैसे उनके सामने दो कुत्ते हैं, एक कुत्ता भौंकने वाला है, एक कुत्ता जो है काटने वाला। तो वो जो समझा रहे थे कि ये बीजेपी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति भौंकने वाला कुत्ता है, और कांग्रेस जो है बड़ी सफाई से वो काटने वाला कुत्ता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के। यानी वो जो बता रहे थे, और वो आगे भी बताया कि हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो काटने वाले कुत्ते से तो प्रेम करते हैं और भौंकने वाले कुत्ते से वो नफरत करते हैं। यही जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की व्यथा है, वो बता रहे थे। तो भारतीय जनता दल का उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ संकेत मिलता है। तो और ये तो मिलता ही है कि मतलब कि इस एनपीसी का एक कद्दावर नेता बोला था, एनपीसी का कद्दावर नेता बोला था ना कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो गटर में ही पड़े रहें, इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। यह कोई अरा गरा नहीं बोला था, सड़क छाप इसको कोई सड़क छाप नेता नहीं बोला था। जीएनपीसी या कांग्रेस का एक कद्दावर नेता बोला था कि यदि ये मुसलमान गटर में ही रहना चाहें तो गटर में ही पड़े रहें, गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। और उसी जीएनपीसी का एक दूसरा कद्दावर नेता ने यह कहा था कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। और तीसरा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी जिसका गठन इसी जीएनपीसी ने खुद किया था। 60-70 सालों तक जिस जीएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उसको किस दशा में ढकेला, वो सच्चर कमेटी जो है उसका आईना है। और संक्षेप में ये कहा जाए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली जीएनपीसी उनको सबसे गरीब और सबसे अधिक अशिक्षित, सबसे अधिक बेरोजगार, और यहाँ तक कि कहीं कहीं तो हमारे पिछड़े जो भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, अनुसूचित जाति, उनसे भी बदतर स्थिति में है। ये रवैया रहा है
कांग्रेस का, जीएनपीसी का, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, जिसको उसने 60-65 साल तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का अच्छा खासा तबका उसी जीएनपीसी के जाल में फंसा हुआ है। जागृति आने की आवश्यकता है। तो संक्षेप में हमारे शहीद आजम भगत सिंह के उस संदेश को जरा समझिए। इन सबको जो है वो काले अंग्रेज बोले थे। इन काले अंग्रेजों को नस्त में नबूद करना है ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।